नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हर इलेक्शन से पहले उठाया जाता है, वोट चोरी का मुद्दा। चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, हरियाणा का इलेक्शन हो या फिर अब बिहार का इलेक्शन हो, वोट चोरी हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्ष के द्वारा कहीं भी उठाया जाता है। इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि जो वोट चोरी है, यह मुद्दा सच में कितना रियल है, कितना फिजिबल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट चुराना। तो इस मुद्दे में सच में कितना दम है। अब जैसे बिहार में एक लॉजिक यह दिया गया कि आरजेडी को वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा मिला, लेकिन जो सीट्स हैं वो बहुत कम मिली, तो एक उसका कारण वोट चोरी हो सकता है, यह बात कही गई। तो ये जो लॉजिक है इसमें कितना दम है, हम इस वीडियो में यह बात भी करने वाले हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वाला मुद्दा मैंने क्यों उठाया है, मेरा रियल कंसर्न क्या है, मैं आखिर में यह बात करने वाला हूं। तो जहां तक इस मुद्दे की बात है, अगर हम वोट चोरी की बात करें तो इसमें मुख्यतः तीन पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक इलेक्शन कमीशन खुद इसमें इन्वॉल्व होता है, एक जो वोटिंग मशीन है ईवीएम वो इसमें इन्वॉल्व होती है, और एक जो दल जीतता है या जो सत्तारूढ़ पार्टी है, एक इसमें वो पार्टी इन्वॉल्व है। तो इसमें मुख्यतः तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। हम एक एक करके बात करते हैं कि किसका क्या रोल है और ये जो वोट चोरी है उसके लिए कितनी फिजिबल है, कितनी पॉसिबल है। जहां तक बात इलेक्शन कमीशन की है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन का रोल क्या हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का रोल इतना हो सकता है कि जो दूसरी पार्टीज को, जो विपक्षी दल है उसको जो वोट मिलने वाला है वो उन वोटों को काट दे, यानी कि जो वोटर है वोटर लिस्ट से वोटर का नाम हटा दे। ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है। जैसे अब एसआईआर की प्रोसेस चल रही है तो वो ये चीज कर सकता है, जो उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, क्या उसे यह पता होता है कि कौन सा वोटर किस पार्टी का है? पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को या किसी को भी किसी इंडिविजुअल वोटर के बारे में पता नहीं चल सकता कि वो किसको वोट देने वाला है। एक बात तो यह हो गई। और अगर हम ग्रुप की बात करें, जैसे कि बिहार इलेक्शन से पहले कहा गया कि दलित वोटों का वोट काटा जा रहा है। अब इसमें एक बहुत बड़ा पेच है, जो दलित वोट है, एससी वोट है, कोई भी जो वोट बैंक है, उसके बारे में यह पता लगाना कि वो स्पेसिफिकली किसको ही वोट देता है। अब जो दलित वोट है, ऐसा नहीं है कि वो सारा वोट आरजेडी, कांग्रेस या किसी और दल को जाता है या एनडीए को जाता है। दोनों तरफ ऐसी ऐसी पार्टीज हैं जिसमें वोट बट जाता है। जैसे अगर मैं एनडीए की बात करूं तो उसमें चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसको एससी एसटी का वोट जाता है। हम जो पार्टी है जीतनराम मांझी की, उनको भी दलित वोट जाता है और इधर भी जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चले कि कोई वोटर जो है वो किस पार्टी का है? तो उसके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो ये पता कर पाए कि ये वोटर इस पार्टी को वोट देगा और मैं इसका वोट हटा दूं। दूसरी बात यह है कि इस तरीके के केसेस नहीं देखे गए हैं जिसमें एक कोई स्पेसिफिक ग्रुप है वो ये कह रहा है कि हमारे वोट हटा दिए गए। तो जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए फिजिबल है, उसके लिए पॉसिबल है कि वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के, स्पेसिफिक लोगों के वो वोट वोटर लिस्ट से हटा दे। अब हम बात करते हैं वोटिंग मशीन की, ईवीएम की, कि उसके लिए कितना पॉसिबल है कि वो एक किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर सके, यानी कि वोट मैंने डाला किसी और को और वो दिखाए किसी और पार्टी के लिए। देखिए, जहां तक वोटिंग मशीन की बात है, उसमें एक बहुत अच्छा सिस्टम है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी कि जब मैं यहां बटन पे दबाऊंगा कि मुझे इस व्यक्ति को वोट देना है, इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, तो इस पर्ची में, उस मशीन में एक पर्ची दिखाई देगी, उस पॉलिटिकल पार्टी का, उस कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा, उसका सिंबल दिखाई देगा कि मैंने जिस व्यक्ति को बटन दबा के वोट दिया है वो उसी के पास गया है। तो यहां पे जो ये वीवीपैट मशीन है, इससे पता चल जाता है कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को गया है, नहीं गया है। फिर ऐसा नहीं है कि खाली ईवीएम के बेस पे, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके बेस पे ही काम किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी डायरेक्शन है कि मैनुअली भी किसी विधानसभा में स्पेसिफिक बूथ्स पे, स्पेसिफिक जो इलाके हैं, वहां की जो वोटिंग मशीन है वहां पर मैनुअल काउंटिंग की जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। यानी कि ना तो इंटेंशनल और ना ही गलती, जो मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कोई मशीन काम जो गलती कर सकती है, वो होने के चांसेस यहां पे जीरो हो जाते हैं।
तो ये हो गई ईवीएम की बात। तीसरी बात क्या है कि देखिए, ये जो ईवीएम है ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती, ये अपने आप में ही एक इंडिविजुअल सिस्टम है, यानी कि उसे हैक नहीं किया जा सकता, उस डेटा को हैक नहीं किया जा सकता, उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसका सिस्टम इस तरीके से है कि ये उसके लिए फिजिबल नहीं है, वोटिंग मशीन के लिए या जो व्यक्ति उस मशीन को हैंडल कर रहा है उसके लिए ये फिजिबल नहीं है कि वो डेटा को मैनिपुलेट कर पाए। तो एक हो गई इलेक्शन कमीशन की बात, उसके लिए भी ये फिजिबल नहीं है, और वोटिंग मशीन है उसके लिए भी वोटों की गिनती मैनिपुलेट करना फिजिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की बात, जो सत्तारूढ़ दल है जैसे इस केस में एनडीए है या बीजेपी है, उसके लिए कितना फिजिबल है। देखिए, अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर जो एनडीए है या फिर जो बीजेपी है, बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी का पूरे देश में, लगभग पूरे देश में शासन है, तो अगर कोई ऐसी चीज है कि वो वोट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं वोटिंग मशीन से या इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उसे कोई जरूरत नहीं होती कि जो वहां के जो जातिगत पार्टियां हैं, वहां की जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस स्टेट की, जैसे बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू है, या फिर एलजेपी है चिराग पासवान की, या फिर हम है जीतन राम मांझी की, अगर ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, बीजेपी अगर मैनिपुलेट कर सकती है, तो उसे कोई जरूरत नहीं है जो ये छोटे छोटे दल हैं इनके साथ साठगांठ करके अलायंस बनाने की। उसे कोई जरूरत ना होती कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते। अगर ये सब कुछ इलेक्शन जीत सकते हैं, अपने हाथ में इतनी पावर है कि वो मैनिपुलेट करके इलेक्शन जीत पाए, तो वो ये जातिगत समीकरण बनाने की उस स्टेट में उन्हें कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा अपना ही मुख्यमंत्री चुनते। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात यह है कि जब भी इलेक्शन आते हैं या इलेक्शन से पहले इतनी सारी स्कीम्स जो चलाई गई होती हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, दलितों के लिए हो, अगर बीजेपी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह विश्वास हो जाए कि हम मैनिपुलेशन से इलेक्शन जीत सकते हैं, तो ये सारी स्कीम्स चलाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। तो ऐसा लगता नहीं है। जिस हिसाब से स्कीम्स चलाई जाती हैं, एक स्पेसिफिक वर्ग को टारगेट करके जो स्कीम्स चलाई जाती हैं कि महिलाओं को, हम महिलाओं को ऐसे खुश करेंगे या गरीबों को ऐसे खुश करेंगे, तो उसकी कोई जरूरत महसूस ना होती। तो यहां पे भी ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी के हाथ में यह सारा कंट्रोल है। तीसरी चीज, देखिए, कई सारी स्टेट्स हैं जहां बीजेपी बहुत बुरी तरह हारती है, जहां जो ये एनडीए है बहुत बुरी तरह हारता है, जहां अभी लोकसभा की अगर बात करें तो उसे केवल 240 सीट मिली बीजेपी को, यानी कि वो अपना बहुमत भी नहीं ला पाया। अगर उसके हाथ में मैनिपुलेशन होता तो वो कोई भी इलेक्शन ना हारता, खासकर बुरी तरह ना हारता, जैसे दिल्ली में हारा है ना, 2 बार दिल्ली में हारा बुरी बुरी तरह, है ना, पंजाब में हारा, साउथ में जो तमिलनाडु है, केरला है, वहां थोड़ी थोड़ी सीटों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां एक बहुत छोटी पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई है बीजेपी। इसका मतलब क्या है कि जो ये सारी बातें हैं इनको देखकर ये नहीं लगता कि बीजेपी वोट्स का मैनिपुलेशन कर सकती है, वो इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल कर सकती है, या ईवीएम मशीन जो है उस पर वो कंट्रोल कर सकती है। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर, एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पर देखूं, तो ऐसा लगता नहीं है, ऐसा कोई सबूत भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर नहीं दे पाया है कि इस तरीके की धांधली पॉसिबल है और इस तरीके की धांधली करके बीजेपी वोट पाती है। अब हम बात करते हैं कि जो एक ये लॉजिक दिया गया कि आरजेडी को वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा मिला लेकिन सीटें बहुत कम मिली, इसका मतलब है जो उनका कहना था, जो लॉजिक दे रहे थे कि वोट चोरी हुई है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा मिले और सीटें इतनी कम मिली। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम 3 जो मुख्य पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, इनको अगर हम देखें तो आरजेडी को जैसे यहां पर मिला 23% वोट प्रतिशत, ठीक है, और उन दोनों को 20% के लगभग मिला। अब देखिए, जो बीजेपी है वो 101 सीट पर वोट इलेक्शन लड़ी है, जो जेडीयू है वो भी 101 सीट पर ही इलेक्शन लड़ी है, जबकि आरजेडी जो है वो 40% ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ी है, वो लड़ी है 143 सीटों पर। यानी कि ये जितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ी है बीजेपी या जेडीयू, उससे 40% सीटों पर, 40% ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ी है आरजेडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको 20% वोट मिला है और आरजेडी 40%
सीट्स पर ज्यादा लड़ी है तो 40% वोट भी ज्यादा मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको 20% वोट मिला है तो इसको 28% वोट मिलना चाहिए। एक बात तो हो गई है। और जबकि इसको मिला है 23%, यानी कि जो वो लॉजिक है जो ये दिया जा रहा है कि इसको वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा मिला है, अगर नंबर ऑफ सीट्स को देखें तो इसको वोट प्रतिशत भी कम मिला है। देखिए जो मैक्सिमम जो वोट है वो तो कांस्टेंट है, वो उतनी ही है जितने लोगों ने वोट दिया है। अब कोई भी पार्टी जितनी ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी उसे उतनी ही ज्यादा वोट मिलेंगी, और जब ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा तो वो ज्यादा ही बैठेगा। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो अगर इन दोनों को 20-20% मिला है तो इसको सीटों को देखते हुए 28% मिलना चाहिए था। एक बात तो हो गई है। लेकिन अगर इसको 28% भी मिल जाए तो भी ये कैलकुलेशन गलत होगी, ये कॉन्सेप्ट गलत होगा। एक्चुअल में देखें अगर हम, तो यहां पर अगर 25 सीटों को छोड़ दिया जाए, 25 सीट जिन पर AIMIM जो ओवैसी की जो पार्टी है वो इलेक्शन लड़ी है, अगर उन सीटों को हम छोड़ दें, देखिए मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए कह रहा हूं, तो 243 में से अगर 25 सीटें छोड़ दी जाएं तो जो बाकी की सीटें हैं 218, उसे अगर हम मोटा मोटा देखें तो दो बड़े दल उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन, है ना। अब अगर हम उन दोनों का वोट शेयर काउंट करें, अगर हम एनडीए की बात करें जिसमें 5 मुख्य दल हैं, अगर हम उनका वोट प्रतिशत देखें तो उनको मिला है 47%। और जहां महागठबंधन की बात करें जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है या कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर उन सबका वोट प्रतिशत जोड़ दें, इसमें जितने AIMIM के अलावा जो इसमें 5-6 जो दल हैं, अगर उन सबका वोट जोड़ दे तो वो बैठता है 38%। तो जो 47% है वो 38% से बहुत ज्यादा है। तो ये वोट प्रतिशत इतना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में कि अगर एक को इतनी ज्यादा सीटें मिले 200 से ऊपर और दूसरी को केवल 35 सीटें मिले तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और अगर हम वोट प्रतिशत अगर और जो डिफरेंस है वो अगर और कम होता तो भी ये पॉसिबल होता, क्योंकि दो मुख्य दल इसमें लड़ रहे हैं, तो हो सकता है वो 500-500 वोटों से जीत जाए जो दूसरा दल है, तो उस केस में वोट प्रतिशत का डिफरेंस कम होगा, लेकिन जो सीट्स हैं उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान मैथमेटिक्स नहीं है जो हम सिंपल ये कह दें कि इसको वोट प्रतिशत ज्यादा मिला है औरों से, लेकिन इसकी वोट कम आई है इसलिए कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, देखिए ये जो 23% है ना, या फिर ये जो टोटल एग्रीगेशन 38% मिला है, ये और कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ऐसी कई सारी सीटें हैं, 10-12 सीट हैं जिसमें महागठबंधन उसमें आपस में फ्रेंडली फाइट हुई है, तो वो जो वोट है वो वेस्ट हो गया, कम से कम एक पार्टी का वो सारा वोट वेस्ट हो गया, तो ये 38% है, ये और नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वोट शेयर है उसमें काफी डिफरेंस है, और जो वोट शेयर की जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके की नहीं है जो लॉजिक दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये वाला लॉजिक जो वोट चोरी का लॉजिक है ये बार बार दिया जाता है, ऐसा क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? देखिए ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल पार्टी है उसी की गलती है। आजकल जो रिवाज है, आजकल जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको ठेके दे दिए जाते हैं, जिनको हायर किया जाता है इलेक्शन प्रोसेस बनाने के लिए, यानी कि वो जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, स्लोगन्स है, वो बनाने के लिए कि कोई पार्टी किस तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको हायर कर लिया जाता है। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे बोल दिया जाता है कि भाई ये वाला इलेक्शन आप देखोगे। अब देखिए जो वो एजेंसी है जिसको हायर किया गया है वो प्रॉमिस करती है कि हम इतने पैसे लेंगे लेकिन आपको इलेक्शन जिता देंगे। अब जब वो प्रॉमिस कर रही है ना, तभी तो उसे हायर किया जाएगा ना। अगर वो शुरू में ही कह दे कि आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे तो उसे कौन हायर करेगा? अब वो बड़े बड़े प्रॉमिस करके उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अब वो ये विश्वास आखिर तक दिलाती रहती है कि आप इलेक्शन जीतने वाले हैं, चाहे सच्चाई में उसे पता हो ना पता हो। अब जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाएगी, जो उसका कस्टमर है अगर वो हार जाएगा, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई हम में कमी है, हमने जो इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी बनाई उसमें कमी है, हमने जो स्लोगन्स बनाए, हमने जो सारी पॉलिसीज बनाई वो गलत थी। वो कहेगा कि हम आखिर तक जीत रहे थे, यहां वोटिंग मैनिपुलेशन हुआ है, यहां हमारे साथ बेईमानी हुई है। तो ये काम धंधे की बात है, अपने काम धंधे को बचाने के लिए इस तरीके के एक्सक्यूज दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप जीतने वाले थे। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात यह हो गई, जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को, पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है जिसको उसका जिम्मा दिया गया है जीतने के लिए,
है ना, उसमें झाड़ पड़ेगी, उसका करियर खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल, तो वो पहले से ही इस तरीके का परसेप्शन बनाना शुरू कर देता है कि हम जीतने वाले थे और हमें जानबूझ के षड्यंत्र द्वारा हराया गया है। तीसरी बात, जो पॉलिटिकल जो नेता हैं वो भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाते बहुत बार। तो वो जनता को क्या मैसेज देते हैं, या अपने जो समर्थक हैं उन्हें क्या मैसेज देते हैं कि हम काबिल हैं, हमारे मुद्दे भी बिल्कुल जेन्युइन थे, लेकिन हमें हरा दिया गया, हमें षड्यंत्र करके हरवा दिया गया। तो ये जो है मिली जुली बातें हैं, इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से ये मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मुद्दा मैंने क्यों उठाया। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल नेता वो कोई भी मुद्दा उठा सकता है, उसकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, ये उसका अधिकार है, लेकिन इससे समाज को किस तरीके का नुकसान होता है, ये मुद्दा मैंने क्यों उठाया, वो अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, जो मुद्दा है, जो पॉलिटिकल अपोजिशन है, वो जितना स्ट्रांग होगा, उसके मुद्दे जितने रियल होंगे, धरती से जुड़े होंगे, लोगों से जितने वो जुड़े होंगे, पब्लिक को उतना ज्यादा फायदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि बिहार में मुद्दे नहीं थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे कितना भी जीते, बहुत सारे मुद्दे छूट जाते हैं। अब देखिए, यहां पर मुद्दा क्या हो सकता था, यहां गरीबी मुद्दा हो सकती थी, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा हो सकता था, सेफ्टी ऑफ वुमेन या बिजनेसमैन मुद्दा हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा हो सकता है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा हो सकता है, घुसपैठ कहीं पर मुद्दा हो सकती है। और बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वहां के लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि एक जो अभी पार्टी वहां पर स्थापित है, जिसकी गवर्नमेंट वहां चल रही है, वो अपने लोगों को लोकली एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाया है 15 साल के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं, उनको उठाने की, लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये मुद्दा उठाया जाता कि भाई वहां के लोगों को अभी भी बाहर जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, और जो अपोजिशन है उसका कोई अच्छा स्ट्रक्चर बना के देती कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म करने वाले हैं। तो जो सत्तारूढ़ दल है, जो जिसकी वहां पर शासन है, उसको टेंशन होगी कि यार मैं इलेक्शन हार सकता हूं, क्योंकि वो रियल मुद्दा है, लोग महसूस करेंगे कि हाँ ये सच में मुद्दा है और इसका सॉल्यूशन जो अब विपक्ष में बैठा है उसके पास है। तो जो वो लोग हैं वहां के, उन्हें फायदा होगा, क्योंकि जो वो सत्तारूढ़ दल है उस इश्यू को खत्म करने के लिए उस पर काम करेगी। अगर बेरोजगारी एक इश्यू है, तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए वहां का जो प्रशासन है, वहां का जो शासन है, उसे काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मुद्दा सच में रियल होगा, जेन्युइन होगा, लोगों से जुड़ा होगा, तो लोगों को फायदा होगा ऑटोमेटिकली, पॉलिटिकल पार्टी चाहे ये जीते या फिर ये जीते। इसलिए ये मेरे लिए एक मुख्य मुद्दा है कि असली मुद्दों को उठाया जाए, जो रियल इश्यूज हैं, लोगों से कनेक्टेड जो इश्यूज हैं वो उठाए जाएं, जिससे कि इस डेमोक्रेसी में लोगों को सच में फायदा हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला टॉपिक उठाया है। तो इस मुद्दे से जुड़ी हुई ये थी सारी बातें। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।